हिंदी हार्टलैंड यानी हिंदी पट्टी के 3 बड़े राज्यों में भगवा लहराने के 7वें दिन जब 1.5 घंटे तक विधायक दल की बैठक चली तो छत्तीसगढ़ को पहला आदिवासी मुख्यमंत्री मिला। लेकिन मध्य प्रदेश को लेकर के अभी भी सस्पेंस बरकरार है। कहा यह जा रहा है कि सोमवार को वहां विधायक दल की बैठक होगी और संभव है कि सीएम का नाम सामने आ जाए। लेकिन कुल मिलाकर के राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, सियासी सस्पेंस कुर्सी कथा को लेकर बरकरार है। अटकलों का बाजार, कयासों की बातें या फिर संकेतों के आधार पर तमाम चीजें, ये सब कुछ खत्म होता है जब विष्णुदेव साय का नाम सामने आ जाता है मुख्यमंत्री के तौर पर। इसके साथ बाकी लोगों की भी कमोबेश जिम्मेदारी तय हो गई है, खासकर दोनों डिप्टी सीएम अरुण साव हो या फिर विजय शर्मा। इसके साथ ही अब ये माना जा रहा है कि आने वाले मंगलवार, बुधवार को शपथ ग्रहण समारोह और छत्तीसगढ़ की ये जो तस्वीर है वो पूरी तरीके से साफ सुथरी और सबके सामने होगी। ये तस्वीर छत्तीसगढ़ का सियासी भविष्य है। एक ओर प्रदेश प्रभारी ओम माथुर, दूसरी ओर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और बीच में है बीजेपी नेता विष्णुदेव साय जो छत्तीसगढ़ के अगले मुख्यमंत्री होंगे। बीजेपी विधायक दल ने विष्णुदेव साय के नाम पर फाइनल मुहर लगा दी है। छत्तीसगढ़ के सभी भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों ने सर्वसम्मति से अपना नेता चुना है। इसके लिए मैं सभी सम्मानित नवनिर्वाचित विधायक बंधुओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगा। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी सफलता के लिए छत्तीसगढ़ के लाखों कार्यकर्ताओं को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। विष्णुदेव साय वो नाम जिसे न सिर्फ सीएम की रेस में आगे माना जा रहा था, बल्कि उनके सीएम बनने की भविष्यवाणी 1 महीने पहले 9 नवंबर को गृह मंत्री अमित शाह कर चुके थे। जगह थी विष्णुदेव साय का विधानसभा क्षेत्र कुनकुरी। विष्णुदेव जी हमारे अनुभवी कार्यकर्ता है, नेता है, सांसद रहे, विधायक रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे। एक अनुभवी नेता को आपके सामने भारतीय जनता पार्टी लेकर आई है। आप इनको विधायक बना दो, उनको बड़ा आदमी बनाने का काम हम करेंगे। यानी विष्णुदेव साय के नाम पर मुहर भले ही अब लगी है, लेकिन बीजेपी नेतृत्व तो पहले ही तय कर चुका था कि अगर छत्तीसगढ़ में बहुमत मिला तो मुख्यमंत्री कौन होगा। माना जा रहा है कि बैठकों की शक्ल में हो रही एक्सरसाइज सिर्फ दूसरे नेताओं को विष्णुदेव साय के नाम पर साथ लाने के लिए थी, जो रिजल्ट नजर भी आ रहा है। मुख्यमंत्री के रूप में विष्णुदेव साय के चयन से बीजेपी दफ्तर में जश्न का माहौल है। ढोल नगाड़े बज रहे हैं, कार्यकर्ता नाच रहे हैं, हर एक चेहरे पर खुशी के भाव हैं। रायपुर में करीब 2 बजे विधायक दल की बैठक शुरू हुई और 1.5 घंटे के अंदर एक सुर में विधायकों ने विष्णुदेव साय के नाम पर सहमति जता दी। खास बात यह रही कि विष्णुदेव साय के नाम का प्रस्ताव खुद पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने रखा, जो खुद सीएम पद के दावेदार कहे जा रहे थे। विष्णुदेव साय जी का प्रस्ताव रखा और सर्वसम्मति से विष्णुदेव साय जी को दल का नेता चुना गया। सर वो क्या फैक्टर्स रहे हैं? वैसे तो बहुत सारी जो चीजें रही हैं, लेकिन किन चीजों को ध्यान में रखा? केंद्रीय मंत्री रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं, आदिवासी नेता हैं, वरिष्ठ हैं, उनमें योग्यता है और दिल्ली में रह के सरकार में रह के काम किए हैं और सीधा सरल और अच्छा व्यक्ति है। इन सारे बातों को लेकर विष्णुदेव जी का नाम का चयन। विधायक दल की बैठक में सारे लोगों ने मिलकर के सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुन लिया। तो वो वजह अगर जो जैसे हम बात कर रहे हैं कि एक आदिवासी चेहरा, एक अनुभवी आदिवासी चेहरा, ये वजह रही और भी वजह है? नहीं, एक तो अनुभवी है, सहज है, सरल है और लंबे सामाजिक कार्य, राजनीतिक कार्य क्षेत्र में सक्रिय रहकर उन्होंने जनता की सेवा की।
विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ की कुनकुरी सीट से विधायक चुने गए हैं। 4 बार लोकसभा सांसद रहे हैं और 3 बार विधायक बने हैं। 2014 से 2019 तक केंद्र सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। यानी सरकार और संगठन दोनों का अनुभव है। छत्तीसगढ़ का जातीय समीकरण भी उनके पक्ष में है। 59 साल के विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के सरगुजा रीजन से आते हैं और आदिवासी समुदाय से ताल्लुक रखते हैं। विधानसभा चुनाव में ज्यादातर आदिवासी बहुल सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है। ऐसे में पहले ही संभावना जताई जा रही थी कि छत्तीसगढ़ का अगला मुख्यमंत्री आदिवासी समुदाय से हो सकता है और वही हुआ। रमन सिंह जी ने प्रस्ताव रखा, फिर हमारे 4 विधायकों ने उसका समर्थन किया और उसके बाद हमारे पर्यवेक्षकों ने उनको घोषित किया। इतनी प्रक्रिया थी। इसके अलावा जो फैक्टर्स रहे हैं, क्योंकि आप लोगों ने कई सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखा है, क्या क्या वो फैक्टर्स रहे? देखिए, कुल मिलाकर के तो एक श्रेष्ठ कार्यकर्ता, और मैं मानता हूँ विष्णुदेव साय से श्रेष्ठ कार्यकर्ता नहीं हो सकता। फिर उसको लेजिस्लेटिव अनुभव विधायक का, एमपी का, फिर आदरणीय अटल जी की सरकार में जो मंत्री रहे, जिन्होंने एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट संभाला, ये सारे फैक्टर ध्यान रख के हमने निर्णय किया। आज हमारे संभाग के एक अनुभवी नेता को विधायक दल का नेता चुना गया है। अब ये हमारे मुखिया के रूप में छत्तीसगढ़ प्रदेश में काम करेंगे और हम लोगों की एक बहुत बड़ी टीम है और पूरी टीम मिलकर छत्तीसगढ़ प्रदेश की जो आकांक्षाएं हैं उसको पूरा करेंगे। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, हमारे पहले पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, बहुत सहज हैं, सरल हैं, विनम्र हैं। गांव के सरपंच से राज्य की सत्ता तक का सफर तय करने वाले विष्णुदेव साय को केंद्रीय नेतृत्व का करीबी माना जाता है, लेकिन उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के पीछे यही एक वजह नहीं है। बीजेपी की रणनीति छत्तीसगढ़ के जातीय समीकरण, राज्य के भूगोल और पर्यवेक्षकों के नाम में छिपी है। नंबर 1, छत्तीसगढ़ आदिवासी बहुल राज्य है। नंबर 2, राज्य की सीमा देश के दूसरे आदिवासी बहुल राज्य झारखंड से लगती है। नंबर 3, झारखंड के मुख्यमंत्री रह चुके अर्जुन मुंडा खुद आदिवासी समुदाय से आते हैं। उन्हें छत्तीसगढ़ का पर्यवेक्षक बनाया गया था। यानी बीजेपी छत्तीसगढ़ से निकले सियासी संदेश का फायदा 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ आने वाले झारखंड विधानसभा चुनाव में भी उठाना चाहती है। साफ लफ्जों में कहें तो बीजेपी की कोशिश एक साथ कई लक्ष्यों को साधने की है। छत्तीसगढ़ में सीएम को लेकर तस्वीर साफ हो चुकी है, लेकिन छत्तीसगढ़ से जो संकेत निकला उसने राजस्थान में सस्पेंस और गहरा दिया। वसुंधरा राजे, गजेंद्र सिंह शेखावत, दिया कुमारी, अश्विनी वैष्णव जैसे नेताओं का नाम चर्चा में है, लेकिन राजस्थान में अब तक यह तय नहीं कि विधायक दल की मीटिंग कब होगी। इधर दिल्ली से जयपुर लौटी वसुंधरा राजे के तेवर ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मरुधरा का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? चेहरा नया होगा या पुराना? इन सवालों के बीच बीजेपी विधायकों का रुख जयपुर के सिविल लाइंस की ओर मुड़ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे 3 दिन बाद दिल्ली से जयपुर पहुंची तो तमाम बीजेपी के विधायक उनसे मिलने उनके घर पहुंचने लगे। कुलायत विधायक अंशुमन भाटी, डेगाना विधायक अजय सिंह किलक, शेरगढ़ सीट से विधायक बाबू सिंह राठौर, बिलारा विधायक अर्जुन लाल गर्ग, पूर्व कैबिनेट मंत्री और डिग विधानसभा सीट से विधायक नटवर सिंह, कंवरलाल मीणा, कालीचरण सर्राफ, जसवंत यादव, प्रताप सिंह सिंघवी और बीजेपी नेता अशोक परनामी शामिल हैं। मुख्यमंत्री सभी बनना चाहते हैं ना भाई, जब सब बनना चाहते हैं तो सब में से एक को तय करना है तो फिर अनुभव तो प्रायोरिटी होनी ही चाहिए। आप चाहते हैं कि वसुंधरा जी भी? क्यों नहीं चाहेंगे, क्यों नहीं चाहेंगे भाई, ये कौन सा विषय हो गया? वसुंधरा जी बननी चाहिए। मैं समझता हूँ आला कमान को निर्णय जल्दी करना ही चाहिए और राजस्थान के हित में है। और फिर लोकसभा चुनाव है, तुरंत ऐसा मुख्यमंत्री जो काम को भी रफ्तार दे, राजस्थान की जनता को संतुष्ट करने की स्थिति में तो आए। चिंता मत करिए, विषम परिस्थितियों में भी हम जवाबदेही पर खरा उतरेंगे। जो विश्वास राजस्थान ने व्यक्त किया है उस पर खरा उतरेंगे। तुरंत ही इस प्रकार का वातावरण राजस्थान में बना सके, ऐसा अनुभवी मुख्यमंत्री। वसुंधरा राजे से मिलने वाले विधायकों की लिस्ट बहुत लंबी है। पूरा दिन वसुंधरा राजे के घर बीजेपी विधायकों के पहुंचने का सिलसिला जारी रहा। इन तस्वीरों ने बीजेपी की मुश्किल और बढ़ा दी है, क्योंकि बीजेपी विधायकों से वसुंधरा की मुलाकात की तस्वीरें किसी शक्ति प्रदर्शन से कम नहीं है। संकेत है कि वसुंधरा राजे पीछे हटने वाली नहीं है। हालांकि राजस्थान का बीजेपी नेतृत्व विधायकों से वसुंधरा राजे की मुलाकात को अलग नजर से देख रहा है।
वसुंधरा जी का जिस तरह से नाम चर्चा में आया था, विधायकों का मिलना, वहाँ पर एक सिलसिला लगा था, ये जो पूरा हुआ था, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, वो स्वाभाविक रूप से 2 बार मुख्यमंत्री रही हैं, पार्टी की माननीय राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं, हमारी वरिष्ठ नेता हैं, तो सभी जनप्रतिनिधियों का और पार्टी के लोगों का मिलना स्वाभाविक है और उसमें कोई गुरेज नहीं। वो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उनसे सब लोग मिल रहे हैं। उसमें मैं सोचता हूँ कि सभी कार्यकर्ताओं से वर्षों से उन्होंने सांसद रहते हुए, मुख्यमंत्री रहते हुए, सबका अपना संपर्क है उनका, तो सभी कार्यकर्ता। इसमें कोई गुट जैसी या सीएम पद के लिए नाम प्रोजेक्ट करने जैसी बात नहीं है कोई? नहीं, मैं नहीं मानता इसको। यानी बीजेपी किसी भी तरह की कयासबाजी से बचना चाहती है, लेकिन एक तथ्य ये भी है कि नतीजों को 7 दिन हो चुके हैं, लेकिन बीजेपी नेतृत्व सीएम फेस का चुनाव तो दूर, विधायक दल की मीटिंग की तारीख और समय तक तय नहीं कर पाया है। ये भी तय नहीं कि राजस्थान के पर्यवेक्षक बनाए गए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सरोज पांडे और विनोद तावड़े जयपुर कब पहुंचेंगे। कि विधायक दल की बैठक और पर्यवेक्षक का क्या वो समय तय हो गया है? कब बैठक होगी, कब पर्यवेक्षक आएंगे? देखिए, पर्यवेक्षक की नियुक्ति हो गई है, जल्दी ही हमें निर्देश मिलते ही विधायक दल की बैठक तय करेंगे और उसके बाद आगामी प्रक्रिया तय होगी। अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, अभी विधायक दल की बैठक का टाइम अभी तक तय नहीं हुआ है? तय होते ही आपको सबसे पहले बताएंगे। ये जो बात लगातार उठ रही है कि जो सीएम का फेस होगा, विधायकों की राय होगी या कुछ ऊपर से आलाकमान की ओर से कुछ नाम दिए जाएंगे, वो होंगे, प्रक्रिया क्या होगी उसकी? देखिए, पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है, निश्चित रूप से जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसके माध्यम से अच्छा निर्णय राजस्थान के हित में होगा। और निर्णय कब तक हो जाएगा? जैसे ही बैठक की तिथि तय होगी, बैठक के बाद निर्णय होगा। दरअसल बीजेपी की मुश्किल ये है कि पार्टी नेतृत्व भविष्य की ओर देख रहा है। खबर है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की जगह नए नाम पर विचार हो रहा है, लेकिन वसुंधरा राजे इसके लिए तैयार नहीं। 3 दिसंबर को नतीजों से लेकर अब तक कई मीटिंग हो चुकी हैं, लेकिन सस्पेंस खत्म होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। 4 दिसंबर को राजस्थान के प्रदेश प्रभारी प्रहलाद जोशी ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। इसी दिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी की महासचिव अरुण सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ बैठक हुई। 6 दिसंबर को राजस्थान चुनाव में जीते सभी सांसदों ने पीएम मोदी से मुलाकात की, सांसद पद से इस्तीफा दिया। 7 दिसंबर को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। ये मुलाकात करीब 80 मिनट चली। 8 दिसंबर को बीजेपी ने राजनाथ सिंह, सरोज पांडे और विनोद तावड़े को पर्यवेक्षक बनाया। राजस्थान जाने से पहले राजनाथ सिंह जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और प्रदेश प्रभारी प्रहलाद जोशी भी साथ थे। इसी दिन बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव सुनील बंसल जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे। 9 दिसंबर को पर्यवेक्षक विनोद तावड़े ने जेपी नड्डा से मुलाकात की। जेपी नड्डा ने राजस्थान के बीजेपी विधायकों के साथ ऑनलाइन मीटिंग कर भी रायशुमारी की। यानी बैठक पर बैठक हो रही है, मुलाकातों की बहार है, लेकिन सीएम फेस पर सस्पेंस बरकरार है। अब संभावना जताई जा रही है कि राजस्थान में मंगलवार को विधायक दल की मीटिंग हो सकती है, क्योंकि राजस्थान के पर्यवेक्षक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार को राष्ट्रपति के दौरे के चलते लखनऊ में रहेंगे। ऐसे में सोमवार को राजस्थान के सीएम फेस से पर्दा उठने की संभावना कम ही है। शिवराज सिंह चौहान, प्रहलाद पटेल, नरेंद्र सिंह तोमर या फिर वीडी शर्मा या कोई और चेहरा, ये तमाम नाम मुख्यमंत्री की रेस में है। लेकिन जैसा छत्तीसगढ़ में नेतृत्व परिवर्तन हुआ, उसके बाद से मध्य प्रदेश में भी कयास लगाए जा रहे हैं कि आखिरी वक्त में कोई सरप्राइज भी मिल सकता है। हालांकि कल विधायक दल की बैठक होने वाली है और शाम करीब 4 से 4:30 बजे के बीच इस सवाल का जवाब भी मिल जाएगा कि मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस तरह से नेतृत्व परिवर्तन हुआ, उसके बाद से मध्य प्रदेश में भी अटकलें और कयास कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। कुर्सियां लग रही हैं, मंच सज रहा है, दरी बिछाई जा रही है। सोमवार शाम को होने वाले विधायक दल की मीटिंग की पूरी तैयारी हो चुकी है। मध्य प्रदेश में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, इसका कुहासा कल छटेगा।
भोपाल में बीजेपी दफ्तर पर कल होने वाली बैठक की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, होमेंद्र से, कि वो दिखाएं कि ये जो पीछे जो हॉल देख रहे हैं, बड़ा सा हॉल, यहाँ पर सारे विधायकों को बुलाया गया है। कल शाम को 4 बजे बैठक होगी। जो 3 पर्यवेक्षक हैं, जिनमें प्रमुख है मनोहर लाल खट्टर, वो यहाँ पे विधायकों की बैठक लेंगे और विधायकों की बैठक के बाद यहाँ जो फोटो सेशन होगा उसकी तैयारियां चल रही हैं। यूं तो विधायक दल की मीटिंग बीजेपी मुख्यालय के अंदर होगी। बाहर लगाई जा रही कुर्सियां और बाकी सारे इंतजाम मीटिंग के बाद होने वाले ग्रुप फोटो सेशन के लिए है। मतलब सोमवार को जब सूर्यास्त होगा, बीजेपी के किसी न किसी चेहरे का सितारा बुलंद होगा। ये नाम शिवराज सिंह का हो सकता है, प्रहलाद पटेल का हो सकता है, नरेंद्र सिंह तोमर, वीडी शर्मा या फिर कैलाश विजयवर्गीय का भी हो सकता है, क्योंकि विधायक दल की बैठक तक सीएम के नाम पर पूरी तरह से पर्देदारी है। कौन होगा मुख्यमंत्री? ये तो हमारा शीर्ष जो नेतृत्व है वो ही तय करेगा और संसदीय बोर्ड तय करेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय राजनाथ सिंह जी यही तय करेंगे। कैसा होना चाहिए मुख्यमंत्री? जो हमारे शीर्ष नेतृत्व मंथन चिंतन कर रहा है और जो मंथन में से अमृत निकलेगा वो सामने आएगा। सोमवार को आने वाला है और भारतीय जनता पार्टी का सभी कार्यकर्ता अपने जो भी सामूहिक निर्णय होता है उसको शीर्ष नेतृत्व का जो निर्णय होता है हम सबको मान्य है। भोपाल के पार्टी मुख्यालय में शाम 4 बजे विधायक दल की मीटिंग होगी। तीनों पर्यवेक्षक हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष के लक्ष्मण और राष्ट्रीय सचिव आशा लाकड़ा सुबह तक भोपाल पहुंच जाएंगे। पार्टी नेताओं के साथ मिलकर एक नाम पर सहमति बनाएंगे, फिर विधायक दल की बैठक में फाइनल मुहर लगाएंगे। इस बीच सीएम पद के दावेदार सियासी दांवपेच में जुटे हैं तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भगवान की शरण में हैं। विधायक दल की बैठक से एक दिन पहले शिवराज सिंह परिवार के साथ करुणा धाम आश्रम पहुंचे। शतचंडी यज्ञ में हिस्सा लिया। यज्ञ में पूर्णाहुति देने के बाद शिवराज सिंह खांडवा के लिए रवाना हो गए। यहाँ उन्होंने मीडिया से बातचीत में कई सवालों के जवाब दिए, लेकिन सीएम पद को लेकर पूछे गए सवाल पर कोई जवाब नहीं दिया। शिवराज सिंह ने अब तक पद से इस्तीफा नहीं दिया है। वो नतीजों के बाद भी राज्य के मुख्यमंत्री के पद पर हैं, लेकिन सोमवार को होने वाली विधायक दल की बैठक में भी उन्हीं के नाम पर फैसला होगा और वो आगे भी मध्य प्रदेश के सीएम बने रहेंगे। इसे लेकर सस्पेंस कायम है। जो कुछ भी निर्णय होगा या होगा विधायक दल का, वो पर्यवेक्षकों का पर्यवेक्षण जो होगा उसके बाद में आप सभी लोगों को जानकारी दे दी जाएगी, मिल जाएगी आपको जानकारी। चर्चा है कि जिस तरह छत्तीसगढ़ में बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को कमान सौंपने के बजाय विष्णुदेव साय को मुख्यमंत्री चुना है, उसी तर्ज पर मध्य प्रदेश में भी फैसला हो सकता है। बीजेपी शिवराज सिंह के बजाय किसी नए चेहरे को तरजीह दे सकती है। इस चर्चा ने विपक्ष को बीजेपी पर हमला करने का मौका दे दिया है। शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी ने शिवराज सिंह को सीएम न बनाए जाने की चर्चा को बीजेपी नेतृत्व के डर से जोड़ दिया है। कांग्रेस सर्विंग चीफ मिनिस्टर हैं, फिर से इतने एंटी इनकम्बेंसी में भी आपको जिता कर लाए हैं। जीत का श्रेय तो वैसे इनको ही मिलना चाहिए और कंटिन्यूटी इनकी रहनी चाहिए, पर उनके ट्वीट से साबित हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी उनको डिमोट करती है, जो खुद नरेंद्र मोदी जी के चैलेंजर बन जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी उनका समर्थन नहीं कर रही है, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी पॉपुलैरिटी अब मध्य प्रदेश में ही नहीं सीमित रहेगी, मध्य प्रदेश के बाहर भी जाएगी। तो उनके ट्वीट से उनका दुख, दर्द, पीड़ा समझ में आ रही है और मजबूरी जो डिलीट करने की भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस से आई है वो स्पष्ट नजर आ रही है। कुछ चिंता करने की क्या जरूरत है? भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी को चिंता होनी चाहिए। मतलब सोमवार को होने वाली विधायक दल की बैठक पर न सिर्फ बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं की नजर है, बल्कि विपक्ष के दल भी अपनी नजरें गड़ाए हुए हैं। नमस्कार, एबीपी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल और मैं इस वक्त भोपाल में मध्य प्रदेश विधानसभा के ठीक बाहर खड़ा हूं। सबको इस सवाल का जवाब चाहिए कि आखिरकार मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इससे कल पर्दा भी उठ जाएगा, लेकिन शिवराज सिंह चौहान एक पहेली बने हुए हैं। दरअसल चुनाव नतीजे आने के बाद से लेकर अब तक शिवराज सिंह चौहान एक दिन भी घर नहीं बैठे। वो लगातार कभी कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, कभी सभाओं में जा रहे हैं, कभी लाडली बहनों के साथ कार्यक्रम में मौजूद हो रहे हैं। आज भी शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना के अगले चरण की शुरुआत की।
शिवराज सिंह चौहान दिल्ली नहीं गए लेकिन जनता के बीच में रहे। ऐसे में शिवराज सिंह चौहान की ये दिनचर्या एक बड़ी पहेली बनी हुई है। जब उठे चेहरे पर प्रश्न, शिवराज ने किए कितने जतन। भाइयों को ये मामा कभी निराश नहीं करेगा। जब शुरू हुई उल्टी गिनती, मामा ने कैसे बाजी पलटी। मैं नारियल लेके चलता हूँ क्योंकि मैं विकास और जन कल्याण करता हूँ। ये ताला लेके योजनाओं पर ताला लगाने का काम करते हैं। सीएम फेस पर विचार, एक्शन में शिवराज। दिल्ली से बनाई दूरी, मजबूरी या जरूरी। मामा के मन में एमपी, मोदी के मन में कौन। क्या मैं ये मानूं कि मैं मध्य प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री को बधाई दे रहा हूं जीत की? देखिए, मैंने पहले ही कहा कि हम अपने बारे में विचार नहीं करते। हमारा सोच, हमारा विचार केवल अपने देश के लिए, अपनी पार्टी के माध्यम से कैसे बेहतर काम कर पाएं। जिंदगी एक मिशन है, हर सांस समर्पित है अपने देश के लिए, और जनता को हम भगवान मान के उसकी सेवा करते हैं। तो जो भी काम उसके लिए दिया जाएगा, पार्टी जो तय करेगी वही हमारे लिए पार्टी का जो आदेश है वही सर्वोपरि होगा। उसके अलावा हम कुछ नहीं सोचेंगे। 4 बार से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री, लाडली बहनों के मामा शिवराज सिंह चौहान को क्या 5वीं बार मुख्यमंत्री बनने का मौका मिलेगा? ये सवाल जनता के मन में बार बार उठ रहा है और यही सवाल शिवराज सिंह चौहान के मन में भी है, जिसकी वो तलाश कर रहे हैं कि 7 दिन हो चुके हैं विधानसभा के चुनाव के रिजल्ट आने के बाद, लेकिन अभी भी चर्चा, परिचर्चा और ये सवाल बाकी है कि आखिरकार मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन बनेगा, लाडली बहनों के मामा या फिर कोई और। शिव के भक्त शिवराज के बारे में कहा जाता है कि उनके मन को कोई नहीं समझ सकता। साथी हो या विरोधी, किसके बारे में क्या सोचते हैं कोई नहीं जान पाता। पार्टी में खेमेबाजी होने पर खामोश रहना और मुश्किलों में धैर्य रखना शिव के भक्त शिवराज की सबसे बड़ी ताकत है। एक बार फिर उसी ताकत के जरिए दिल्ली तक अपना संदेश भेज रहे हैं। जीत के बाद लाडली बहनों से मिल रहे हैं। कार्यकर्ताओं ने यहाँ अनथक परिश्रम किया। 2018 के मुकाबले हमको वोट बहुत ज़्यादा मिले हैं और कुछ सीटें हम बहुत कम वोटों से हारे, और इसलिए एक कार्यकर्ताओं के साथ मिलूंगा मैं। शिवराज के इस जनसंपर्क को शक्ति प्रदर्शन के रूप में देखा जा रहा है। वो दिल्ली को बताना चाहते हैं कि अभी वो मध्य प्रदेश की बेटियों के मामा बने रहना चाहते हैं, लेकिन खुलकर कुछ नहीं कह रहे। हालांकि उन्होंने जीत के बाद इस जनसंपर्क को 2024 के मिशन का नाम दिया। देखो, आज से हम शुरू कर रहे हैं मिशन मध्य प्रदेश का, मिशन 29। मिशन 29 और मिशन 29 का मतलब है मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें हैं 29, और मेरी दिल से इच्छा है और उसके लिए हम सब मिलकर दी जान एक करेंगे। तो क्या ये दिल्ली को मामा का संदेश है? क्या इन बयानों और तस्वीरों के जरिए शिवराज एक और मौका मांग रहे हैं कि आप मुझे मुख्यमंत्री बनाओ और मैं आपको 29 सीटें जिता कर दूंगा? ये सुन लेना, मैं चैन की सांस नहीं लूंगा। आप बताओ, फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है? फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है? फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है? तो 29 की 29 सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। शिवराज सिंह न सिर्फ जनता की नब्ज को जानते हैं, बल्कि दिल्ली को साधने में भी माहिर हैं। बीजेपी हाईकमान को साधकर ही वो मध्य प्रदेश के सीएम बने थे और 5वीं पारी के लिए भी अपने ही अंदाज में प्रयास कर रहे हैं।
एकदम एक शक्ति प्रदर्शन भी है और एक मैसेज भी है हाई कमांड को कि अभी मेरा यहाँ पे दबदबा है और आप मेरे को ही चीफ मिनिस्टर बनाएं। पर ये आप सीधा कह नहीं सकते, सीधे रूप में व्यक्त नहीं कर सकते, ये आप इनडायरेक्टली व्यक्त करते हैं लोगों के साथ रैली करने में, लोगों को मिल के, लोगों को एक साथ इकट्ठा करके, इस तरह से आप ये बात प्रदर्शित करते हैं। साधारण परिवार में जन्मे शिवराज सिंह चौहान ने 2005 से 12 साल तक मध्य प्रदेश की राजनीति में अंगद की तरह पांव जमा रखा था। ना तो विरोधी उन्हें डिगा पा रहे थे और ना ही पार्टी की बगावत से उनका प्रभाव कम हुआ। लेकिन 2018 में शिवराज सिंह चौहान की चुनौतियां बढ़ गईं। जोड़ तोड़ करके कमलनाथ सरकार बीजेपी ने गिराई, शिवराज सिंह चौहान को चौथी बार मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन उनके खिलाफ एक सत्ता विरोधी लहर लगातार चलती रही। सवालों ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और यही वजह थी कि 2023 में बीजेपी ने उनको चुनाव अभियान में मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया। शिवराज ने खामोशी से पार्टी के फैसले को स्वीकार कर लिया। उस वक्त उनके सामने कोई विकल्प नहीं था। शिवराज ने फिर से संघर्ष का रास्ता चुना। 9 अक्टूबर 2023 को चुनाव का ऐलान हुआ। शिवराज ने शिव को याद कर मध्य प्रदेश के चुनावी महाभारत में मोर्चा संभाल लिया। चुनाव के ऐलान के बाद मामा ने सियासी माहौल बनाने की शुरुआत भोपाल से की। छोटा सा बच्चा मेरे पास आया था, विश्वास है क्या? एक छोटा बच्चा आया था मेरे पास। इस बेटे ने एक चिट्ठी लिखी है मुझे, शिवराज मामा, निवेदन है कि मेरे अब्बा 4 महीने से बीमार हैं, वो चल नहीं पा रहे हैं, उनके पांव काम नहीं कर रहे। कहाँ है तुम्हारे अब्बा बेटा? अभी तुम्हारे अब्बा से मिलूंगा और तुमने जो कहा है कि मामा उनके इलाज में मदद करो, बेटा पूरा इलाज होगा, चिंता मत करना। मध्य प्रदेश की राजनीति को करीब से समझने वाले बताते हैं कि इतने लंबे वक्त तक सीएम रहने के बाद भी शिवराज सिंह जनता से कभी दूर नहीं रहे। सामान्य लोगों की तरह उनका रहन सहन आम जनता को आकर्षित करता है। इसी खूबी का शिवराज ने फिर से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। शिवराज सिंह एक तरफ मामा ब्रांड को भुनाने में जुट गए तो दूसरी ओर कांग्रेस को आतंकवाद के मुद्दे पर घेरना शुरू किया। आतंकवादियों को महिमा मंडित करना, सर्जिकल स्ट्राइक का विरोध करना, पीएफआई पर कार्रवाई का विरोध करना। अब मध्य प्रदेश आ रही प्रियंका जी, जवाब देना पड़ेगा। क्या दिग्विजय के बयान से आप सहमत हैं? 15 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक नवरात्रि का पर्व था। शिवराज सिंह देवी की आराधना के साथ साथ भाग्य विधाता मतदाता के बीच जाते रहे। हमेशा चुनावी अभियान के पहले मां के दरबार में आता रहा हूं। 16 अक्टूबर को शहडोल में देवी पूजा की तो 18 अक्टूबर को अलीराजपुर में रानी काजल माता से आशीर्वाद लिया। 19 अक्टूबर को शाहजहांपुर के रोड शो में उमड़ी भीड़ ने शिवराज के हौसले को बढ़ाया। तस्वीरों ने बता दिया कि मामा का क्रेज अभी खत्म नहीं हुआ है। पूरे नवरात्र शिवराज कभी मंदिरों में जाते तो कभी जनता के बीच, साथ ही बूथ कार्यकर्ताओं से भी मिलना नहीं भूलते। असली चुनाव बूथ पर होता है, बूथ पर। हम जितने बड़े नेता हैं, लेकिन चुनाव अगर कोई जिताता है तो नेता नहीं, बूथ का कार्यकर्ता चुनाव जिताता है। शिवराज सिंह ने इंडिया गठबंधन के बीच बढ़ती खाई को भी चुनावी मुद्दा बनाया और अखिलेश यादव के बहाने कांग्रेस को घेरने की कोशिश की। जो अखिलेश यादव जी ने कल कहा है कि कांग्रेस ने सपा को उनको 1 साल तक धोखे में रखा, बातें करते रहे, बाद में धोखा दे दिया। अब मध्य प्रदेश में देख लीजिए, कांग्रेस लड़ रही है, सपा लड़ रही है, आप भी बाहें चढ़ा के सामने खड़ी है। काहे का गठबंधन? पूरे अक्टूबर महीने में शिवराज हर दिन 2-3 कार्यक्रम करते थे। नवरात्र के बहाने लाडली बहनों से मिलते थे। शिवराज का सबसे ज्यादा फोकस बेटियों पर था, इसलिए लड़कियों की हर खुशी में शामिल होना वो नहीं भूलते थे और बेटियों ने भी मामा को चुनाव जितवाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। कई बहनों ने हाथ में मुझे पैसे दिए कि भैया ये चुनाव के लिए। मेरी बहनों में प्रणाम करता हूँ, इसी प्यार पर तो जिंदगी न्यौछावर है। शिवराज इमोशन को वोट में बदलने की कला जानते हैं, इसीलिए जनता से जुड़ी हर भावनात्मक बात का ध्यान रखते हैं। 29 अक्टूबर को मंच पर पहुंची एक लड़की को
जनता के सामने लाकर प्रदेश को बताया कि वो कैसे मामा का फर्ज निभाते हैं। कहाँ है मेरी स्कूटी वाली बेटी? कहाँ है? तुम अपने भविष्य की चिंता मत करो, आगे अच्छे नंबर लाओगे तो फीस सब भर दूंगा मेरी बेटी। ये योजना मैंने इसलिए बनाई कि मेरी बेटी अब कुछ पढ़े, बेटे भी पढ़े, खूब आगे बढ़ेंगे। मंच पर किया वादा शिवराज ने निभाया और उसी दिन मेधावी, होनहार और अच्छे नंबर से पास हुई वर्षा के घर चले गए। उसके घर चाय का लुत्फ उठाया, स्कूटी पर फोटो खिंचवाई और वर्षा के बहाने पूरे प्रदेश को चुनावी संदेश भी दिया। माँ ने मेहनत मजदूरी करके पढ़ाया है और इसके 85% से ज्यादा नंबर 12th के बोर्ड की परीक्षा में आए। ऐसी बेटियों को और बेटों को हमने स्कूटी दी। इस बेटी को भी स्कूटी मिली है, लेकिन मेरा संकल्प यही है कि मेरी ऐसी बेटियां, मेरे ऐसे बेटे जो गरीब परिवारों में जन्मे हैं लेकिन प्रतिभाशाली है, वो आगे बढ़ने से वंचित ना रह जाएं। चुनाव के दौरान शिवराज ने कांग्रेस के अंदर चल रही खींचतान को भी मुद्दा बना दिया और जय वीरू बने कमलनाथ दिग्विजय सिंह पर जबरदस्त कटाक्ष किया। जय और वीरू झगड़ रहे हैं आपस में और ये लड़ रहे हैं लूट के माल के लिए। जय और वीरू तो लूटते ही थे। चुनाव प्रचार के दौरान शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश के तमाम इलाकों में ताबड़तोड़ रैलियां की, 100 से ज्यादा सभाएं की और हर रैली में अपनी योजनाओं का जिक्र किया। और चुनाव खत्म होने के बाद भी शिवराज सिंह चौहान जिस तरह से कार्यक्रम कर रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, उसका सिर्फ एक ही मकसद है कि वो दिल्ली में आला कमान को यह संदेश जरूर देना चाहते हैं कि आज भी उनकी लोकप्रियता किसी भी तरह से कम नहीं हुई है। शिवराज सिंह चौहान न सिर्फ चुनाव लड़ रहे थे बल्कि उनके सामने वजूद बचाने की चुनौती थी। हार होती तो सारा ठीकरा उन्हीं के सिर फूटता। इसलिए शिवराज सिंह चौहान ने चुनाव जीतने के लिए दिन रात एक कर दिया। देखो, आज से हम शुरू कर रहे हैं मिशन मध्य प्रदेश का मिशन 29। मिशन 29 और मिशन 29 का मतलब है मध्य प्रदेश में लोकसभा की सीटें हैं 29 और मेरी दृढ़ से इच्छा है और उसके लिए हम सब मिलकर दी जान एक करेंगे। जैसे विधानसभा के चुनाव में मैं कभी रात को 2 घंटे से ज्यादा नहीं सोया, मैंने 20-20, 22-22 घंटा काम किया है। अक्टूबर महीने में शिवराज की कोशिश सिर्फ जनसंपर्क तक सीमित थी। रैलियों में भीड़ तो आ रही थी, लेकिन जीत के लिए जो स्पार्क चाहिए था वो जनता के बीच नहीं दिख रही थी। लेकिन नवंबर से समीकरण बदलने लगे। नवंबर महीने में प्रचार के लिए मात्र 15 दिन मिले थे। 17 नवंबर को मतगणना होनी थी। तमाम सर्वे शिवराज सिंह चौहान की सरकार को खतरे में बता रहे थे। दोबारा आने के आसार भी बहुत कम थे। मामा के सामने करो या मरो की स्थिति थी। मामा ने चुनाव जीतने के लिए फिर से बेटियों का सहारा लिया। उनकी सुरक्षा और आर्थिक गारंटी देने के वादे को जोर शोर से प्रचारित करना शुरू कर दिया। कांग्रेसियों सुन लेना, मुझे कितनी गाली तो मैं बर्दाश्त कर लूंगा, लेकिन कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी, अगर मेरी बहनों की तरफ आंख उठा के देखा तो बर्दाश्त नहीं करूंगा। ऐसी हालत कर दूंगा कि ना जीने दूंगा ना मरने दूंगा। धनतेरस से पहले शिवराज सिंह चौहान ने सबसे बड़ा दांव चला और महिलाओं को बड़े तोहफे देने का ऐलान कर दिया। शिवराज ने दिवाली से पहले लाडली बहनों के खाते में 1250 रुपए भेजने का दांव चलकर सियासी बाजी पलट दी। आज कोई आपके खाते में पैसा डाल दिया, अपने अपने अकाउंट चेक कर लो। जलने वाले जला करें, लेकिन मैं तो बहनों की जिंदगी बेहतर बनाने में लगा हूं। वैसे तो लाडली बहन योजना 15 मार्च 2023 को लॉन्च हुई थी।
हर महिला को सहायता राशि के तौर पर 1000 रुपए प्रति माह देने की व्यवस्था थी। पहली बार महिलाओं के खाते में 1000 रुपए 10 जून 2023 को भेजा गया था। अगस्त महीने में रक्षाबंधन पर 250 रुपए अतिरिक्त दिए गए थे। अक्टूबर से 250 रुपए बढ़कर मिलने लगे। शिवराज ने इसे अगली सरकार बनने पर 3000 तक बढ़ाने का वादा किया। इसका असर महिलाओं में दिखने लगा और पीएम मोदी ने भी इस योजना की जमकर तारीफ की। लाडली बहन योजना और लाडली लक्ष्मी योजना की प्रशंसा आज पूरे देश में हो रही है। शिवराज सत्ता बचाने के लिए लड़ रहे थे तो कमलनाथ सत्ता पाने के लिए लड़ रहे थे। दोनों ने ताबड़तोड़ रैलियां की, लेकिन शिवराज ने सबको पीछे छोड़ दिया। पूरे चुनाव में शिवराज सिंह चौहान ने 160 से भी ज्यादा रैलियां की, जबकि कमलनाथ ने 114 जनसभाएं की। नवंबर की रैलियों के आंकड़ों पर नजर डालें तो कमलनाथ की तुलना में शिवराज का संघर्ष ज्यादा दिखेगा। 9 नवंबर को शिवराज की 8, कमलनाथ की 3 जनसभाएं हुई। 10 नवंबर को धनतेरस के दिन मामा ने 11 और कमलनाथ ने 3 जनसभाएं की। 11 नवंबर को छोटी दिवाली के दिन शिवराज 4 और कमलनाथ ने 2 सभाओं को संबोधित किया। 12 नवंबर को दिवाली के दिन शिवराज ने 4 जबकि कमलनाथ ने सिर्फ 1 रैली की। 13 नवंबर को शिवराज ने 13 जनसभाएं की जबकि कमलनाथ ने 4। 14 नवंबर को शिवराज ने 11 सभाओं को संबोधित किया जबकि कमलनाथ ने सिर्फ 3 सभाएं की। 15 नवंबर को शिवराज ने 7 सभाएं की तो कमलनाथ ने 5 रैलियां की। कमलनाथ की तुलना में शिवराज की रैलियों में महिलाओं की भीड़ ज्यादा होती थी। अगर आखिरी 7 दिन के प्रचार के आंकड़ों को देखेंगे तो 7 दिन में मामा ने 58 रैलियां की जबकि कमलनाथ ने 21 रैली। मोदी के नेतृत्व और शिवराज के संघर्ष का असर 3 दिसंबर को दिखा। बीजेपी ने बड़ी जीत हासिल की। शिवराज सिंह ने इस जीत के लिए बहनों का आभार जताया। मेरी लाडली बहनाओं, सत सत प्रणाम। आपने जो आशीर्वाद दिया, जो स्नेह दिया, जो प्रेम दिया, वो अद्भुत है। अभूतपूर्व समर्थन आपने दिया है। बहनों, मैं आभारी हूं। चुनाव जीतने के बाद भी शिवराज नहीं रुके। नतीजों के बाद मिशन 24 में जुट गए। 6 दिसंबर को छिंदवाड़ा की जनता से मिले। 7 दिसंबर को श्योपुर के लोगों से मुलाकात की। 8 दिसंबर को राघोगढ़ गए। 9 दिसंबर को भोपाल उत्तर की जनता से मिले। दिलचस्प बात यह है कि जीतने के बाद शिवराज वहीं गए जहां बीजेपी की हार हुई थी। आखिर इसके मायने क्या हैं? मुख्यमंत्री शिवराज ने वादे के मुताबिक 10 दिसंबर को लाडली बहनों के खाते में 1250 रुपए फिर से डाल दिए और उनका आशीर्वाद लेकर मोदी की तीसरी जीत के लिए जमीन पर उतर गए। मामा ने ऐलान कर दिया है कि चाहे वो सीएम रहें या ना रहें, एक कार्यकर्ता के रूप में मिशन 24 को सफल बनाने में अपनी भूमिका निभाते रहेंगे।